स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। बीजेपी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते यहाँ पर भी वही बीमारी दिख रही है जो अक्सर हर पार्टी में दिखती है। चुनाव से पहले पार्टियों के अंदर टिकटों के लिए खींचातान चलना, नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी में भी नेताओं की तरफ से विरोध की आवाज उठ रही है और वो भी सीनियर नेताओं से। आखिर इन नेताओं के विरोध का बीजेपी के दिल्ली मार्च पर कितना असर पड़ेगा और बीजेपी की लीडरशिप इस मतभेद को मैनेज कैसे कर रही है, इस सब पर चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ आज मौजूद है बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल और राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, जो पार्टी को नजदीक से ट्रैक करते हैं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपके ही पास जाता है, क्या आप मानेंगे कि गड़बड़ चल रही है, ऑल इज नॉट वेल? तमन्ना जी, मैं नहीं जानता कि ये जो बात आ रही है कि ऑल इज नॉट वेल, ये कहां से आ रही है। मेरा ये इसलिए कहना है कि मैंने तमाम टीवी चैनल और अखबार देख लिए, कोई एक नेता ऐसा नहीं मिला जिसके की बयान आप दिखा सकें या किसी ने कोई आके कहा हो। सब सूत्र 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 की बात करते हैं। सर, सुषमा स्वराज जी ने पब्लिकली बताया कि गठबंधन पर उन्हें नहीं पूछा गया। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी जी खुलकर बोल रहे हैं कि वाराणसी की सीट के बारे में बता दीजिए क्या हो रहा है। लालजी टंडन जी खुलकर बोल रहे हैं। सर, ऐसा मत कीजिए, सब सामने है, लेकिन आप मानते हैं कि तकलीफ है। मैं आपको एक एक चीज का बताता हूँ। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि इस सीट का फैसला जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और जीत के हिसाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड सही फैसला करेगा। अब ये बयान में आपको विरोध के क्या स्वर नजर आ रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए जरा। जी, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आई एम श्योर कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे हमारे लोकसभा के प्रोस्पेक्ट्स को हार्म होगा या मोदी जी की प्रतिष्ठा नीचे होगी। उसका क्या अर्थ था? यही कहा ना। अभी इसमें क्या गलत कहा है? कोई भी जना पूछेंगे क्या क्या होगा तो वो यही कहेगा ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा फैसला लेगा जिससे पार्टी की ना तो प्रतिष्ठा खराब होगी और जीत की हमारी संभावनाएं कम नहीं होंगी और मोदी जी की प्रतिष्ठा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो कहेगा, इसके अलावा और कोई क्या कहेगा? देखिए, आप ये सारी बात जो है तब कह सकते हैं जब किसी सीट को लेके कोई व्यक्ति, जैसे आपने बाकी संगठनों में देखा ना, लोग बाहर निकल के कह रहे हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ है और ये गड़बड़ है और हम ये करेंगे और वो करेंगे। जब तक कोई नहीं कह रहा, अच्छा, मतभेद और मत भिन्नता बहुत स्वाभाविक चीज है। आपका मूल्यांकन किसी के बारे में कुछ है, मेरा कुछ है, ये तो स्वाभाविक और ये तो हेल्दी चीज है। इसमें मत भिन्नता को हम मनभेद की संज्ञा दें, ये तो ठीक नहीं है। इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर फिर तो चर्चा की जरूरत ही नहीं। अगर सबकी मत एक ही होनी है तो फिर आपस में चर्चा करने की जरूरत क्या है? यही आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के बारे में, पार्टी के अंदर से, कि पार्टी में चर्चा की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे फैसले एक ही आदमी ले रहा है, वन मैन शो चल रहा है। मित्तल साहब, अगर ये आरोप कोई लगाए तो मैं उसको महत्व दूं। मीडिया ये कहे कि भाई हमारे सूत्रों ने कहा है। अब आप देखिए, उस दिन यही एक स्टोरी दिखाई गई कि इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी है कि अडवाणी जी ने उस दिन ये कहा। उस खबर का कितना तीव्र खंडन ये आया कि ये बिल्कुल झूठ है, उस मीटिंग में ये सब कुछ नहीं हुआ। अब जब तक कि कोई जना ऑन रिकॉर्ड आके बात ना करे, मुझे लगता है कि तभी ये तभी सार्थक होगा जब कोई जना ऑन रिकॉर्ड आके बात करे, तब आप उसका विश्लेषण करेंगे या कहेंगे हाँ देखिए अब विरोध के स्वर उठे हैं यहाँ पे। अब सूत्रों के हिसाब से कौन से सूत्र, ये कोई बतलाता नहीं है। सूत्रों के हिसाब से तो कुछ भी हो जाएगा। सूत्रों के हिसाब से तो प्रधानमंत्री भी कोई और बन गया, मुख्यमंत्री भी और बन जाएगा। ये सीटें सारे सूत्रों के हिसाब से तो बटी चुकी हैं आज तक। ऐसा होता नहीं है। जी सुरेश साहब, अगर ऐसा हुआ होता तो आज तक सब लोग काम में लगे हुए होते। जी सुरेश, हमारे एक प्रक्रिया है। जी, मैं आपके पास लौटती हूँ मित्तल साहब। मैं सुरेश साहब से बस उनका एक व्यू लेना चाह रही थी। सुरेश साहब, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया था बीजेपी में, तब भी विरोध के स्वर जरूर उठे थे। शायद मित्तल साहब माने कि तब भी ना उठे थे, लेकिन ये सभी पता है कि काफी तो जग जाहिर था उस वक्त, काफी अंदर चैलेंज हुई थी। आपको लगता है कि वो स्वर फिर से जाग रहे हैं बीजेपी के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि एक बगावती तेवर पर या ऐसा कोई जो है
जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं कोई वर्टिकल स्प्लिट की तरफ या इस तरह कभी बीजेपी में होगा। बीजेपी बाय एंड लार्ज आज भी एक अनुशासित पार्टी है। देखिए, आप याद रखेंगे कि जब जो पूरा प्रकरण के आपने जिक्र किया, गोवा में जो प्रकरण हुआ, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद वो फाइनली वो मान गए और वो पार्टी में आज उन्होंने वो मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। तो पार्टी में वहां देखिए, इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि पार्टी का एक बड़ा अटूट संबंध, गहरा संबंध संघ के साथ भी है, जहां अनुशासन का बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के अंदर कहीं भी एकाधिपत्य वहां नहीं हो सकता। वहां बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं और वो ये बिल्कुल कभी नहीं मानेंगे कि उनको हाशिए पर खड़ा करें। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गलतफहमी में भी है, क्योंकि उसका असर जरूर ऐसा कुछ खुल के आ जाता है। जैसे सुधांशु जी बता रहे हैं, इस वक्त सामने तो कुछ नहीं आया, लेकिन अगर खुल के आ जाता है तो उसका जो है कहीं ना कहीं, भले वो चुनाव के मैदान में इस वक्त बड़े भारी पैमाने पर नहीं दिखाई देगा प्रभाव, लेकिन छवि पर जरूर प्रभाव पड़ेगी कि देखिए इनके नाम पर विरोध हो रहा है। लेकिन इस वक्त की स्थिति में जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाती और उसका खुलकर विरोध नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि अभी कोई पार्टी को नुकसान पहुंचने की स्थिति में है। जी, नुकसान की बात तो बाद में है, लेकिन किस तरह का एक मैसेज जा रहा है वो भी सवाल है। मित्तल साहब, आपने कहा कि खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहा है और विरोध की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग आवाजें उठ रही है, ये शायद आप भी मानेंगे। गठबंधन को लेकर कई लोग खुश नहीं हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे आपके सीनियर लीडर हो जो चाहते नहीं है कि कर्नाटक में फिर से आप येदियुरप्पा जी से हाथ मिलाएं, उसको लेकर नाराजगी है। लखनऊ सीट को भी लेकर थोड़ा बहुत विवाद है। क्या अब आरएसएस बीच में आकर ये तय करे कि सारा मामला सुलझ जाए और सब खुशी खुशी आगे बढ़े? कैसे ये सारा मैनेज होगा? हमारे यहाँ फैसले की प्रक्रिया जो है वो भाजपा के अंदर है। हमारे यहाँ नेतृत्व जो है वो आपस में वार्तालाप करता है, आपस में संपर्क करता है, संवाद करता है और फिर तय करता है। देखिए, अभी आपने कहा बाहर से खुशी अंदर से खफा होगा। मैं आपकी बात को बिल्कुल ही खारिज नहीं करूंगा। हो सकता है अंदर से लोग खफा होंगे। आप जानती हैं, कांग्रेस में 10-10 घंटे तक पहले CWC चलती थी उनकी। कम्युनिस्ट पार्टियों में आज भी 14-14 घंटे तक संवाद होते हैं, विवाद होते हैं, क्योंकि पक्ष के अलग अलग पहलू होते हैं। ये तो हेल्दी चीज है। जैसे मैं फिर कह रहा हूं, होता ये कि हमने मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लिया। निर्णय लेने के बाद अगर बगावतें होती हैं तो फिर चिंता का विषय होता है। फिर उसके अंदर कहीं होता है कि संवादहीनता आ गई और इसको कैसे संभाला जाए। कोई भी व्यवस्था जो होती है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको कंपैरेटिव लेवल पे देखें तो भाजपा का अनुशासन, भाजपा के नेतृत्व का संयम और संवाद एक हमारी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। कंपैरेटिव लेवल पे ही देखा कर सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपैरेटिव लेवल पे ही देख रहे हैं कि किस तरह से अब तक चुनाव के पहले भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है और इस बार क्या अलग तरीके की एक गतिविधि चल रही है, उसी पर हम देख रहे हैं कि क्या अलग है इस बार। जैसे इस बार ये भी कहा जा रहा है कि कई सीनियर लीडर्स को जगह देने के लिए कुछ सिटिंग एमपीज को अपनी सीटें खाली करनी पड़ेंगी। लोग उससे भी खुश नहीं हैं। लालजी टंडन की मैंने बात की, जब वो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी मुझसे कहेंगे तो मैं ये सीट खाली करूंगा, राजनाथ सिंह जी के लिए क्यों नहीं खाली करेंगे? उन्होंने क्या ये कहा है कि मैं राजनाथ सिंह जी के लिए खाली नहीं करूंगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए पूरी बात है। उन्होंने ये कहा नरेंद्र मोदी जी अगर मुझसे कहेंगे तो मैं खाली कर दूंगा। स्वाभाविक तौर पे है कि जो हमारा इस समय सबसे बड़ा नेता है, जिसके नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो सर आंखों पर। इसमें देखिए, मैं कह रहा हूं शब्दों का जो विश्लेषण हो रहा है वो कहीं विश्लेषण में गलती हो रही है हम लोगों की। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि देखिए, हर निर्णय के साथ हर एक जना नहीं होता है जी। कुछ निर्णय मीठे होते हैं, कुछ निर्णय खट्टे होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम इतने अनुशासित हैं कि ये खट्टे मीठे निर्णयों पे भी हम फूल चढ़ाने को तैयार है या नहीं है? भाजपा की तो सबसे बड़ी जो खूबी है और जो उसकी ताकत है, वो ताकत ही यही है कि कितना कड़वे से कड़वा निर्णय होगा हम लोग सहज से उसको स्वीकार करते हैं। उस बात को आप उसकी तारीफ करिए,
आप तो उस बात का मखौल उड़ा रहे हैं, ये तो थोड़ी नहीं, ठीक है। मखौल नहीं उड़ा रहे सर, तारीफ आप करें, लेकिन अलग अलग राय हम यहाँ पर सामने रख रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और विश्लेषण जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा चल रहा है। अब तक तो सुधांशु मित्तल जो औपचारिक लाइन है वही लेते आए हैं और ये स्वाभाविक भी है। अब सुरेश साहब से पूछते हैं। सुरेश साहब, यहाँ पर एक जो फीलिंग आ रही है और ये आवाजें बीजेपी के अंदर से भी आ रही हैं कि सारे बड़े फैसले नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह ले रहे हैं। जो ओल्ड गार्ड रही है बीजेपी की, जो सीनियर लीडरशिप रही है, वो अपने आप को थोड़ा इग्नोर्ड वो महसूस कर रहे हैं। क्या ये सही असेसमेंट होगा? नहीं, इसमें नई बात क्या है ये बताइए। पहले भी जो लोग मुख्य लोग रहे हैं, जब अटल आडवाणी थे सबसे आगे, उस वक्त आपने देखा कि बलराज मधोक के साथ क्या हुआ। उसके बाद गोविंदाचार्य ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को जब मुखौटा कहा तो आपने देखा उनका हश्र क्या हुआ। जब आडवाणी जी के खिलाफ उमा भारती ने मीटिंग में बात कही तो आपने देखा उमा भारती को पार्टी से सस्पेंड किया। तो जो सर्वे सर्वा है, उस नेता के खिलाफ जब भी कोई बात होती है तो उसको आप अनुशासन का एनफोर्समेंट कहिए या उन्होंने खुलकर बोला इसलिए कहिए। तो ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है बीजेपी में, अगर हो भी रहा है तो जो लीडर है, क्योंकि पार्टी का काफी हद तक, इसमें कोई दो राय नहीं कि संगठन का बहुत बड़ा भूमिका है, दूसरे नेताओं का भूमिका है, लेकिन अगर एनडीए सरकार का अगर पूरा वजूद था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द था। आज भी जो बीजेपी का पूरा माहौल बना हुआ है, बीजेपी अपने आप में जरूर बहुत ही सशक्त विपक्ष के नाते सामने है, लेकिन आज पूरे देश में अगर एक माहौल बनाने का जो दावा भी है और काफी हिस्से में एक माहौल बना भी हुआ है, तो वो नरेंद्र मोदी के वजह से है। तो नरेंद्र मोदी भी ये बखूबी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं। तो बस स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी अपना इस डिस्क्रिशन को जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलकर क्या सारा खेल होगा आंकड़ों का? क्योंकि ये भी बात चल रही है सुरेश जी कि बीजेपी के अंदर का एक तबका शायद चाहता है कि 220-230 के टारगेट के बजाय अगर 160-180 के बीच नंबर आए तब भी बीजेपी एक सरकार बनाने में सफल रहेगी, लेकिन शायद फिर नरेंद्र मोदी के हाथों में इतना पावर केंद्रित नहीं होगा। देखिए, मुझे नहीं मालूम ये कहां तक सच है। ये मैंने भी वैसे ही अफवाहें सुनी हैं 160 क्लब की, और जिस तरीके से सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, हाँ 160 क्लब और 230 क्लब, उसकी बातें जो चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई पार्टी में इस तरह सोचता है तो मुझे लगता है बड़ा ही संकुचित मानसिकता के साथ सोच रहा है, क्योंकि पार्टी अगर सरकार में आएगी तो सभी को फायदा होगा और पार्टी का विजय में ही सबका विजय है, ऐसा एक सोच के साथ नहीं चलेंगे तो उसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। चाहे नेता कितना भी सशक्त हो, संगठन और नेताओं के बाकी जो नेता हैं अगर साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तो वो जो उन्होंने जो टारगेट रखा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होने की संभावना है जरूर कि कुछ लोग जरूर नाराज है, कुछ लोग मायूसी है कुछ लोगों में, ये कोई लेकिन क्या वो इस हद तक होगा कि वो पार्टी को साबोटाज करेंगे, ये देखने वाली बात है। मित्तल साहब, क्या आपको लगता है कि इस नाराजगी कहिए, मायूसी कहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहिए, ये एक बड़ी वजह है कि अब तक पूरी तौर से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है? वैसे तो आप पहले होते हैं दूसरी पार्टियों से, लेकिन इस बार समय लग रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि थैंक गॉड इस पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती हैं। थैंक गॉड। एक मोनोलिथिक पॉलिटी जो है वो अभिशाप होती है डेमोक्रेसी के लिए। सब एक नेता की ओर देखें और जो नेता बोले सब वही के वही बोले। सर, आरोप तो यही लग रहा है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस नेता की बात, आरोप तो वही लग रहा है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कह रहा हूं कि आप एक तरफ तो ये आरोप लगा रही हैं, एक तरफ तो आप कह रही ये आरोप है और दूसरी तरफ खुद कह रही है डिस्कॉर्ड्स है। भाई अगर वही हो रहा होता तो फिर बोलता कोई क्यों? इस पार्टी के अंदर मत रखने की अपनी आजादी इस पार्टी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ का सोर्स है। बाकी एक और मैं आपको बताता हूं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसकी एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ नीचे से ऊपर जो है लोग लेके आते हैं, ऊपर से नीचे नहीं टपकने वाले हैं।
और उस प्रोसेस के अंदर कंसल्टेशन बहुत व्यापक होता है और धीरे धीरे डेट वाइज जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे बन रही है। इसमें कोई साधारण या असाधारण विलंब की स्थिति आई है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं जी, सारे चीजों का एक प्रपोर्शन होता है। लेकिन जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक कोई मित्तल साहब बस एक पॉइंट करना चाहूंगे, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रोसेस की बात करते हैं तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में लालजी टंडन का ये कहना कि अगर नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो ही मैं अपना सीट छोड़ दूंगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर एक प्रोसेस है तो प्रोसेस है, क्या इस वक्त मोदी जी को खुश करने की भी कोशिश चल रही है एक सेक्शन में? ऐसा है, प्रोसेस के अंदर नेतृत्व किसका है? मोदी जी का है। लालजी टंडन कौन है? एक वरिष्ठतम नेता जिसको कहते हैं ना, भाजपा के वरिष्ठतम नेता है। अगर आज उनसे ये अपेक्षा हो रही है कि शायद वो मोदी जी के लिए या किसी के लिए जगह बनाएंगे, मुझे नहीं पता ये हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे कोई उनसे बात करेगा। कोई फैसले नहीं सुनाए जाते हैं कि आपको हमने फैसले, ये एक परिवार है, ये कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है जहां पे पिंक स्लिप दी जाती है। परिवार के अंदर संवाद होता है जी, संवेदनशीलता होती है और उसी संवेदनशीलता से ये चीजें होंगी। तो ये जो है कट एंड ड्राई जी, ये संवाद महाराष्ट्र में कहां जा रहा है मित्तल साहब? ये संवाद महाराष्ट्र में कहां तक जा रहा है जहां गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी खुलेआम एक सामने के एक के सामने खड़े हुए हैं? दे आर अपोज्ड टू ईच अदर। देखिए, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी दोनों कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के। दोनों की कार्यशैली भी थोड़ी फर्क है एक दूसरे से, लेकिन दोनों जो है बहुत सशक्त नेता हैं और बहुत एग्रेसिव जिसको कहते हैं लीडर्स हैं, हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में फिर वही मैं कह रहा हूं, मूल्यांकन चीजों का अलग अलग है। हमारी जो रिश्ते हैं उनके मूल्यांकन फर्क हैं। जो प्रतिनिधित्व जिसका होना चाहिए, जो प्रत्याशी होना चाहिए, उसके बारे में मूल्यांकनों में फर्क है। लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन आप एक और चीज देखिए, अभी तक जितनी टिकटें डिसाइड हुई हैं, कहीं आपको एक भी स्वर ऐसा निकल के आया जिसमें लगे कि भाई बगावत हो रही है? यानी कहने का मतलब, अभी देखिए, अभी एक सेकंड, तमन्ना जी, अरविंद केजरीवाल का देखा, जुम्मा 10-20 टिकटें नहीं अनाउंस हुई या 40 हो गई होंगी। आप देखिए रोज धरने प्रदर्शन हो रहे, रोज मारामारी हो रही है। कांग्रेस देखिए, लोग अपनी टिकटें वापस करते फिर रहे हैं। यानी आपका डिफरेंस है कि नाराज है लोग लेकिन बाहर आकर नहीं बोल रहे। सुरेश साहब, आप इस थ्योरी से अग्री करते हैं? आप मानते हैं, डू यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि कम से कम जो भी रिबेलियन है वो सामने आने के पहले ही दब जाता है? देखिए, ये देखने का नजरिया है कि आप किस तरह से देखते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर लेते हैं बीएस येदियुरप्पा को टिकट दिए जाने का मामला। अब आप देखेंगे तो देखिए, बीएस येदियुरप्पा के जाने से पार्टी को नुकसान हुआ, लिंगायत वोट पार्टी से हट गई और उनके आने से जो है पार्टी में लिंगायत वोट वापस मिलने की संभावना है। और पार्टी ने जो उनके नेतृत्व में पिछले लोकसभा में जितनी सीटें हासिल की, 19 सीटें, उसको बचाने में एक प्रयास है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह हो सकता है कि भाई उसमें कहीं जो है, क्योंकि आडवाणी जी और अनंत कुमार, माना जाता है कि आडवाणी जी ने तो खैर इंसिस्ट किया था वो इस्तीफा दें और उनके इस्तीफा देने पर ही जो है वो मुख्यमंत्री के पद से वो हटे। और ये अनंत कुमार को जो है बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए, हाशिए पर लाने के लिए उनको वापस लाया गया। ये देखने की नजरिया है जी। तो देखने का ये भी एक नजरिया हो सकता है सुरेश जी कि इस पूरे झगड़े कहे या इस पूरे विवाद के बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी में पकड़ और पोजीशन सिर्फ कंसोलिडेट होगी। जो आगे देखने वाली चीज होगी, अगर ये जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो किस तरह का एक होल्ड होगा उनका? देखिए, जहां तक इस तरीके से कुछ चर्चाएं चलती है, बाहर कुछ गॉसिप चलता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष फर्क पड़ेगा। उनकी स्थिति मजबूत है और आगे मजबूत रहेगी। लेकिन अगर खुलकर कोई बगावत के रूप में कोई नेता पार्टी से निकलता है, और वो भी वरिष्ठ जिस तरीके के नाम लिए जा रहे हैं, जो मुझे उसकी संभावनाएं कम लगती है, बहुत कम लगती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही देखिए, किसी भी पार्टी के लिए कोई भी वरिष्ठ नेता निकल के जाते हैं तो उसकी क्षति तो पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि पार्टी इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ही कोई भी फैसला लेगी। जी, अंत में मित्तल साहब, क्या बीजेपी के अंदर एक प्लान बी बन रही है और यही एक कारण है कि ऐसी सारी घटनाएं सामने आ रही है? प्लान बी ये कि अगर जितने आप सोच रहे हैं वैसे नंबर अगर नहीं मिले, 160-180 की बात हो रही है, तब नरेंद्र मोदी के अलावा
कोई और हो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, क्या ऐसी कोई योजना बन रही है? तमन्ना जी, योजना तो बन रही है, लेकिन एक ही बन रही है, मिशन 2272 प्लस। उसके अलावा कोई भी जो है, कोई भी ना सर ऑफिशियल लाइन नहीं पूछ रही हूँ आपसे, स्ट्रेटेजी बन रही है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अनऑफिशियल लाइन बताएंगे। मैंने कहा मैं कोई, देखिए एक हमेशा याद रखिए, चुनाव और चुनाव के बाद परिणाम, और परिणामों को देख के राजनीतिक स्थिति। आज के दिन जब आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपको परिणाम का अंदाजा ही नहीं है, आपको विश्वास है, बस चले विश्वास है कि 272 का लक्ष्य आप कर लेंगे। एक बहुत ही 20 सेकंड बचे हैं, इसलिए मैं आपको रोकूंगी, लेकिन अंत में सुधांशु मित्तल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि परिणाम जो होंगे उसी पर सब कुछ निर्भर होगा, और साथ में ही जो स्वर उठकर आ रहे बीजेपी में, ये भी कितने बुलंद होंगे ये भी परिणामों पर ही निर्भर होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, सुधांशु मित्तल जी और सुरेश जी। नमस्कार।